फिल्म अभिनेत्री एवं भाजपा की स्टार प्रचारक और मथुरा लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी हेमा मालिनी ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। सपा कांग्रेस ने अपना संयुक्त प्रत्याशी उनके सामने उतारा है, लेकिन विपक्षी प्रत्याशी इस लोकसभा क्षेत्र के लिए नया है और जनाधार भी नहीं है। हेमा मालिनी का क्षेत्र में विरोध होने के बावजूद भी हल्का प्रत्याशी मैदान में आने से उनकी राह आसान हो गई है और पहले की तुलना में हेमा मालिनी इस बार और भी अधिक बहुमत से जीतने की संभावना प्रबल हो गई है। I have no idea about it and then I think उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब महिलाओं का कितना सम्मान, ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना। बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बोलती नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है इंसल्ट कराने में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, जैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उनके ट्वीट को जानबूझकर बीजेपी तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से पेश कर रही हो, वो सफाई दे रहे हैं आपके ऊपर जो बयान दिया। मैं यहाँ पे नामांकन करने आई हूँ, मैं किसी और ने क्या कहा उसके बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। मैं एक अच्छा काम करने के लिए आई हूँ। आप बार बार उन चीजों का मत पूछिए कि उन्होंने ये कहा वो कहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई कम टू sign my nomination. I am very happy about it. I am for Mathura. I have come here and I am going to do my best for Mathura. That is the reason I am again third time I am standing for this election. And I am very thankful to my Prime Minister who has given this opportunity for me, and Amit Shah ji and our party President Nadda ji for giving this opportunity. राधे राधे। मुझे तीसरी बार मथुरा लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर मुझ में पार्टी नेतृत्व द्वारा जो विश्वास जताया गया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त करती हूँ कि मथुरा के विकास और मथुरा वासियों के जीवन में समृद्ध लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। 10 साल में बहुत कुछ किया है, आगे 5 साल की योजना बनी हुई है। मेरा जीवन मथुरा के लिए समर्पित है, मथुरा वासियों के लिए समर्पित है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। कांग्रेस को देश के अंदर 60 वर्ष तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्यों नहीं इन्होंने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर दिया? मोदी जी तो पिछले 2 बार से ही काशी से सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस को तो 60 वर्ष लगे थे और 60 वर्ष तक उनका प्रतिनिधित्व काशी से था। क्यों नहीं उन्होंने अपना प्रतिनिधि, और क्यों नहीं कांग्रेस की सरकारों ने, केंद्र और राज्य सरकारों ने काशी के बारे में सोचा? क्यों नहीं उन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में सोचा? आखिर सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सभी को आपने अवसर दिया था। यहां पे नगर निगम बनाने का काम हो, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां पे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, नंदगांव, इन सभी क्षेत्रों को तीर्थ स्थल घोषित करने का कार्य था। यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां की भावनाओं के अनुरूप यहां का विकास हो। जब यहां की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी थी, तब उनके सुझाव पर हम लोगों ने यह तीर्थ स्थल घोषित करते हुए और फिर यहां के समग्र विकास की एक रूपरेखा तैयार करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज आप देख रहे होंगे, आज तो देख रहे होंगे
इन सभी तीर्थों में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मथुरा के लिए कांग्रेस ने यानी इंडिया गठबंधन ने अपने कैंडिडेट की घोषणा करी है और लिस्ट में नाम आया है मुकेश धनगर। सच बता रहा हूं, मैं मथुरा का रहने वाला हूं। मैंने आज तक, मेरे रिश्तेदारों ने आज तक मुकेश धनगर का नाम नहीं सुना। मेरी पूरी पीढ़ियां मथुरा में रही हैं, मेरे रिश्तेदार मथुरा में रहे, आज तक हमने मुकेश धनगर का नाम नहीं सुना। मैंने पहली बार जब मैं वो लिस्ट पढ़ रहा था उसमें मैंने पहली बार मुकेश धनगर का नाम देखा। मुझे ये हैरानी हो रही है, मैं आश्चर्य में हूं कि इन्होंने, कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने, इनकी पूरी टीम ने ऐसे कौन से सर्वे करवाए थे कि वो उन्हें ढूंढ के लेके आए कि मुकेश धनगर जी हेमा मालिनी के आगे चुनाव लड़ेंगे। हेमा मालिनी आपके यहां पर 3-3 लाख के अंतर से 2 बार से चुनाव जीत रही है और योगी और मोदी का पूरा जलवा जैसा होना चाहिए वो अभी भी बरकरार है। और लोकल में मैं ये मानता हूं कि हेमा मालिनी के खिलाफ बहुत बड़ी लहर है। आप चाहते तो आप उसे बुला लेते, लेकिन आपको उसके लिए ऐसा कैंडिडेट देना पड़ता कि वो हेमा मालिनी के बराबर लगता और लोग उसे वोट देते। लेकिन ना तो धनगर कास्ट या बघेल समाज का उतना मथुरा में जनसंख्या है, न कांग्रेस के लिए वहां पे कोई ज्यादा वोटिंग की जगह है। सपा वहां पे आज तक जीती नहीं। कांग्रेस जीतती थी कभी किसी जमाने में, पिछले 20 साल से कांग्रेस नहीं जीत रही। बसपा कभी 1-2 सीट जीतती थी, वो पिछले 10 साल से उनका खाता नहीं खुल रहा। केवल भाजपा की वहां पे जगह है और आपने उसे, ये इतना इंपोर्टेंट चुनाव है 2024 का, जिसके अगर आप इसमें हारते तो आपका एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा। और ऐसे चुनाव में आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हो जिन्हें कोई लोकल में जानता नहीं है, जिन्हें पत्रकार नहीं जानते। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस में लोग उनको नहीं जानते होंगे, या हो सकता है पार्टी लेवल की जो राजनीति है उसमें लोग जानते होंगे, लेकिन कौन सा नौजवान मथुरा में या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी धनगर जी को नहीं जानता है और आप पता नहीं कैसे सर्वे के आधार पर ऐसे टिकट दे रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो मुझे सच बता रहा हूं, एक आ रही है हंसी और एक आ रहा है गुस्सा। गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चुनाव केवल कांग्रेस पार्टी या सपा बसपा या विपक्ष का नहीं है, ये चुनाव पूरे देश के लोगों का है और एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव के बाद पता नहीं क्या होने जा रहा है और ऐसे चुनाव में आप इतनी बेवकूफियां कर रहे हो, इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। आपने वो जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमें 400 सीट चाहिए, आपने उन 400 में से एक तो बिना चुनाव लड़े ही ये दे दी कि लो मोदी जी, ये तो आपकी कंफर्म है कि मथुरा से आप चुनाव जीत चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर हेमा मालिनी 3 लाख से ज्यादा वोटों से ना जीते, मतलब टक्कर देना छोड़िए, अब ये छोड़िए कि वो 10,000 से जीतेंगी, 12,000 से जीतेंगी या 50,000 से, 1 लाख से, 2 लाख से, मैं 3 लाख की कह रहा हूं। 3 लाख से अगर एक वोट कम पड़ जाए तो आप मुझे बता देना, मैं माफी मांगूंगा। प्योरली एक वीडियो बनाऊंगा और कहूंगा कि मैंने गलत कहा। 3 लाख से ज्यादा से जीतेगी। और मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि कई बार चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, इसलिए मैं 3 लाख का आंकड़ा कह रहा हूं। ये आंकड़ा 4 लाख भी जा सकता है, 5 लाख भी जा सकता है, जिस तरह का कैंडिडेट आपने उतारा है। वहां पिछली बार का जो आपका आरएलडी का कैंडिडेट था, बहुत मजबूत नेता था, वो जब 3 लाख के अंतर और 3.5 लाख के अंतर से हार रहे हैं, तब आप एक ऐसे आदमी को लेके आ रहे हैं जिसका नाम नहीं सुना किसी ने। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ये दिल्ली में किस तरह के सर्वे करवाए जा रहे हैं। मैंने कभी किसी के लिए, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को वोट दे दो या फलाने को दे दो या फलाने पार्टी को टिकट दे दो। मेरा कोई किसी पॉलिटिक्स से या किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आप हारो जीतो, लेकिन भाई ये जो 2024 का जो चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और एक सीट की कीमत है। और आपने एक सीट बिना चुनाव लड़े, बिना सर्वे के, बिना एक फाइट दिए, बिना इलेक्शन के आप वो चुनाव हार चुके हो, क्योंकि आपने वो चूज किया है। आपने खुद से ये सीट मोदी जी के हाथ में दी है, भाजपा के हाथ में दी है, अमित शाह और योगी के हाथ में दी है कि लो, हम पे लड़ना नहीं आता, हम यहां लड़ने के लिए आए नहीं है, ये लोग बेवकूफ हैं। अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, XYZ जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, योगेंद्र यादव, सब मूर्ख हैं। केवल आपको केवल एक ही चीज से मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में मान के चलो 6,000 करोड़ भाजपा को मिले हैं, तो आपको भी 1,500 करोड़ मिले होंगे। आपको उन इलेक्ट्रल बॉन्ड से मतलब है, ऐसा लगता है। आपको चुनावी चंदे से मतलब है। आप केवल पार्टी एक दुकान की तरह चला रहे हो, आप पे पार्टी चलाना नहीं आता।